नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम जो है एमसीक्यूज की सीरीज लगातार देख रहे हैं और इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 एमसीक्यू के वे में देखा है और आज हम जारी करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू का पार्ट 2, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को हम बोलते हैं इकोनॉमिकल प्लानिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके बारे में हमको सबसे पहले जान लेना चाहिए आखिर ये एक्चुअल में है क्या। नियोजन शब्द जो है अपने आप में पूरा है। नियोजन का मतलब होता है किसी भी कार्य की रूपरेखा का 360 एंगल में। कोई भी काम कैसे होगा, उसे क्यों करना है और उसको करने से क्या फायदा होगा, ये पूरी बातें जो है नियोजन का हिस्सा है। सामान्य शब्दों में अगर आपको बताना चाहूं, जैसे कि परिवार नियोजन एक शब्द है। परिवार अगर छोटा होगा तो क्या फायदा है, परिवार अगर बड़ा होगा तो क्या नुकसान है, ये पूरे बातचीत को करते हैं। परिवार छोटे कैसे होंगे, परिवार बड़े क्यों हो रहे हैं, इन सभी पर जब हम चर्चा करते हैं तो वो शब्द परिवार नियोजन में आ जाता है। वैसे ही अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे बनाया जाए, अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है तो उस मंदी को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए क्या क्या प्रभावी उपाय हो सकते हैं, ये पूरे उपायों पर परिचर्चा जो है नियोजन का एक हिस्सा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जो आर्थिक नियोजन है, ये जो शब्द है ये कहां से आया। तो जो हम आर्थिक नियोजन शब्द की बात करते हैं तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 1920 के आसपास के समय में। 1920 में जो है सोवियत संघ में पहली बार इस शब्द को प्रयोग में लाया गया था और सोवियत संघ ने ही पहली बार इस आर्थिक नियोजन शब्दावली को अपनाया था और उन्होंने पंचवर्षीय योजना जैसे कॉन्सेप्ट को लाया था। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 1920 से 1928 के बीच में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चालू कर दिया था और इसके लिए बकायदा उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति इसका गठन करवाया था। ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है ये नियोजन के संबंध में लगातार भारत देश में काम कर रही थी। लेकिन अगर भारत में इसके समग्रता की बात करें हम, तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा 1934 के दशक में। 1934 में एक व्यक्ति है जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। ये जो एम विश्वेश्वरैया है, इन्होंने जो है एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किताब का नाम हमको याद रखना है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसी किताब में पहली बार जो है भारत देश में आर्थिक नियोजन के बारे में विस्तार से परिचर्चा की गई थी। तो सबसे पहले तो हमको इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। इसके बाद हमको समझना है कि ये भारत देश में आखिर इसको लागू कब किया गया। जब हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, अब हमको चयन करना था कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाएं। समाजवाद को अपनाते तो हमारे पास पैसे नहीं थे, पूंजी नहीं थी। अगर हम कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को अपनाते तो फिर से अंग्रेज आ जाते। तो ऐसे में हमने क्या किया, दोनों का मिश्रण मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, पहला चीज। दूसरा चीज, चूंकि देश उस समय जो है खतरनाक आर्थिक हालातों से गुजर रहा था, ऐसे में हमको इस बात पे भी ध्यान करना था कि हम प्लानिंग कैसे करें, नियोजन कैसे करें। तो हमारा ध्यान गया सोवियत संघ के प्लानिंग पे और इस तरह से 1 अप्रैल 1951, इस डेट को आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य चालू हो गया और इसी दिन से जो है हम आर्थिक नियोजन की सहायता से भारत देश को विकसित, विकासशील और आगे बढ़ाने की परिकल्पना को लगातार आगे बढ़ाते हुए काम करना चालू कर दिए थे। ठीक, अब यहां पर समझना है कि आर्थिक नियोजन जो है ये कौन सी सूची का विषय है। तो अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, एक संघ की होती है, दूसरा राज्य की होती है और तीसरा दोनों का मिला के होता है, मतलब समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो ये जो आर्थिक नियोजन शब्द है हमारा, ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, ये मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में ये शामिल है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आर्थिक नियोजन किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे मूलभूत आधार है, रूपरेखा है। आर्थिक नियोजन को अगर हम लागू करने वाले संस्थाओं की बात करें तो हमारे पास 3 संस्थाएं मुख्य रूप से है। सबसे पहली संस्था का नाम अगर हम देखेंगे तो उस संस्था का नाम हमारे पास है योजना आयोग। ये नाम आपने सुना होगा, जिसको हम प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं। इस योजना आयोग ने भारत देश में 2017 तक लगातार काम किया है और 12 पंचवर्षीय योजना या 12 पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा 2017 तक ये एक्टिव रहा है। लेकिन इस संस्था के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2015 में यह संस्था समाप्त हो चुका था। ठीक है,
अगर योजना आयोग की स्थापना के बारे में हम बात करेंगे तो ये जो है आपका 15 मार्च 1950 को भारत देश में बनाया गया था और ये एक गैर संवैधानिक संस्थान था। दूसरा है हमारे पास वो संस्थान है, उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये नाम भी आपने सुना होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो गठन हुआ था वो था 6 अगस्त 1952। योजना आयोग जो भी योजना बनाता था प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसके कार्य को अंतिम मंजूरी देने का काम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद ही करता था और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपके पास 6 अगस्त 1952 को। लेकिन 1 जनवरी 2015 को एक बहुत बड़ा सुधार किया गया और 1 जनवरी 2015 को अगर हम देखें तो योजना आयोग जो है समाप्त करके एक नया संस्थान बनाया गया जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। और वर्तमान में अगर आप देख रहे होंगे तो आर्थिक नियोजन के मैक्सिमम वर्क को नीति आयोग कर रहा है। नीति आयोग का अगर देखें तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी एक गैर संवैधानिक संगठन है। कैबिनेट की सिफारिश पर इसका निर्माण हुआ है। ये भी अगर देखा जाए तो एक प्रकार की थिंक टैंक संस्थान है, परामर्शदात्री संस्थान है ये। इसके भी अध्यक्ष अगर हम देखेंगे तो हमेशा पीएम ही होते हैं। वर्तमान में अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष का नाम है सुमन के बेरी। ये नाम हमको याद रखना है। नीति आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। नीति आयोग में एक सीईओ भी होते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ये नाम हमको याद रखना है, छत्तीसगढ़ कैडर से संबंधित है ये, BVR सुब्रमण्यम। ठीक, तो इस तरह से हमको यहाँ पर 3 संस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और हमारा तीसरा है नीति आयोग। ये तीनों के बारे में जानने के बाद हमको सीधे पढ़ना है हमारे पास आखिर नियोजन का इतिहास क्या रहा है। अगर हम आर्थिक नियोजन के इतिहास के बारे में बातचीत करें तो हमारे लिए जो है 1944 का दशक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1944 में फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जो है बना था बॉम्बे प्लान। इसमें भी जो है भारत के आर्थिक नियोजन की रूपरेखाओं के बारे में बातचीत किया गया था और इसमें जो है बॉम्बे के उद्योगपतियों के द्वारा 8 उद्योगपतियों के द्वारा जो है 15 वर्ष की योजना तैयार किया गया था। 1944 में पहला काम आया। 1944 में ही अगर आप देखेंगे तो एक और योजना आया जिसको हम बोलते हैं गांधीवादी योजना। उनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनके द्वारा लाया गया था गांधीवादी योजना। गांधीज्म के सिद्धांत पर विकास की बात को इसमें दोहराया गया था। तीसरा अगर आप देखेंगे तो 1944 में ही हमारे पास आया था पीपुल्स प्लान या जन योजना। इसको लाने वाले व्यक्ति का नाम था M.N. रॉय। ये 3 प्रकार का अगर आप देखेंगे आर्थिक नियोजन का जो पैरामीटर है वो 1944 में आपको दिखा योजनाओं के रूप में। 1950 में एक बहुत बड़ा योजना लाने का प्रयास किया गया जिसको हम बोलते हैं सर्वोदय योजना और इस सर्वोदय योजना को लाने वाले व्यक्ति का नाम है जयप्रकाश नारायण साहब, जिनको हम जेपी भी बोलते हैं। उनके द्वारा इसको लाया गया और इस तरह जो है भारत में अगर आप देखेंगे तो आर्थिक नियोजन की बहार से आ गई। लगातार जितने भी तीनों सेक्टर हैं वो एग्रेसिव वे में काम करना चालू हुए और इस दौरान हमने जो है पंचवर्षीय योजना को चुना और 1 से लेकर पूरे 12 पंचवर्षीय योजना हुआ, भारत देश में एक्टिव हुआ। 1951 से लेकर हम देखें तो 2017 तक टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 7 बार 1 वर्ष का पंचवर्षीय योजना भी हमको दिखता है। ठीक, और 2 विशेष योजनाएं मिली थी, इसलिए देखा जाए तो योजना का अवकाश हमारे भारत देश में लगभग 9 बार हुआ है। लेकिन एक योजना का अवकाश ऐसा है जिसको हम 66 से 69 तक का बोलते हैं, उसको हम विशेष रूप से याद करते हैं। ठीक, तो ये है योजना आयोग के संबंध में, नीति आयोग के संबंध में, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में और हमारा आर्थिक नियोजन के संबंध में जो जानकारियां हमको चाहिए उसका पूरा डिटेल्स है यहाँ पे।
अब हम सीधे बात करते हैं यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे उसके जवाब को खोजने का। सबसे पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम बात करें पहले अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, लेकिन उस समय अगर हम बात कर लें कि उस समय उपाध्यक्ष कौन थे, अगर हम बात करें योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष तो वो थे गुलजारी लाल नंदा साहब, ये पहले थे। लेकिन अगर अंतिम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो जिस समय योजना आयोग समाप्त होने वाला था 2014 के आखिरी में और 2015 के शुरुआत में, उस समय प्रधानमंत्री मतलब अध्यक्ष थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उपाध्यक्ष थे उस समय मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी। तो इस तरह से श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो आपका डी ऑप्शन है, ये यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, और उन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफा दिया था। तो शुरुआत और अंतिम हमको याद होना चाहिए, प्रश्न कहीं से भी आए आपसे बन जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया? मैंने आपको बताया अभी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग आ चुका था योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, और ये क्या है? एक परामर्शदात्री संस्था है, थिंक टैंक है, कैबिनेट की सिफारिश पर लाया गया है। ये आपका गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका कोई उल्लेख है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नीति आयोग। चलिए और बढ़ते हैं आगे। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अगर हम देखें तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। 12 पंचवर्षीय योजना अगर आप देख रहे होंगे तो पहला पंचवर्षीय योजना या फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमको कभी अगर तारीख में फंसाना चाहे तो हमेशा याद रखिएगा, भारत में जो वित्तीय वर्ष चालू होता है सरकारों का, वो होता है हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। तो जितने भी 5 ईयर प्लान है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही ये रहेंगे, ये बात हमको ध्यान देना है। पंचवर्षीय योजना में जो 12 5 ईयर प्लान है, अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो जो पहला 5 ईयर प्लान है इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया रखा गया था। दूसरे 5 ईयर प्लान में उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था। तीसरे वाले में बात करेंगे तो आत्मनिर्भरता इसकी बात की गई थी। चौथे वाले में अगर आप बात करेंगे तो गरीबी को कम करने का और विकास के कार्य में तेजी लाने का बात हुआ था। 5वें 5 ईयर प्लान में अगर आप देखेंगे तो गरीबी को हटाने की बात की गई थी और आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई थी, और यहीं पर गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। अगर हम 6 5 ईयर प्लान में देंगे तो इसमें भी देखा जाए तो गरीबी हटाना था, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। इस समय गरीबी का बकायदा स्पेशल एक मानक आया था, कैलोरी मानक, इसको भी हमको ध्यान रखना है। कैलोरी मानक, जिसमें एक नियम बनाया गया था कि गरीबी के लिए जो नियम बनाना है हमको, इसके लिए अगर गांव में देखेंगे तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, और शहर की बात करेंगे तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ये जो है अलग समिति के रिकमेंडेशन पर लाया गया था। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना है। 7वें में देखेंगे तो फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता की बात की गई थी। 8वें में हम देखेंगे तो रोजगार का सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण शामिल था। 9वें में हम देखेंगे तो विकास दर को बढ़ाने की बात थी। 10वें की बात करते हैं तो स्वरोजगार और संसाधनों की बात होती है। और इसी 10वें पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं इस दौरान 2005 में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन लाया गया था, जो कि पेपर में बार बार पूछता है, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, इसको हमको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आ चुका था। आज की दुनिया को आने वाले दुनिया के साथ हमको कंबाइन करना था, कॉम्बिनेशन के वे में चलना था। तो यहाँ पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आया उसमें हमको फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातचीत देखने को मिलती है। ठीक, तो इस तरह से जो 12वां नंबर का पंचवर्षीय योजना था 2012 से 17 तक चला, और उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना फिलहाल समाप्त हो चुका है। अभी हमारी वर्तमान सरकार जो है 15 वर्षीय दृष्टि नियोजन पर फिलहाल काम कर रही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो यहां पर देखिए भारत के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, दुनिया के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो 1920 के दशक में सोवियत संघ में ये जो आपका आर्थिक नियोजन शब्द लाया गया, और 1928 में दुनिया में जो है सोवियत संघ में पहली बार एक व्यक्ति है जोसेफ स्टालिन, इस नाम को याद रखना है आपको, जोसेफ स्टालिन। अपने इकोनॉमिक्स को सेव करने के लिए, जोसेफ सेव करने के लिए 1928 में सोवियत संघ, जिसको आज आप रशिया बोल दे रहे हैं, उसके द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। यहाँ पे भारत शब्द नहीं है,
और ऑप्शन में 1951 भी नहीं है, तो ये एक कंडीशन अप्लाई क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1928, ये हमको मारना है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी? अब ये भारत देश की बात कर रहे हैं। हमको पता है कि भारत देश में 1 अप्रैल 1951 से लागू होगा, और उस समय हमारे भारत देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो इस तरह से वही लागू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जवाहरलाल नेहरू जी 1951 में उन्होंने लागू किया था, तो इस तरह से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा सही। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई थी? अब देखिए कौन सा ऐसा संस्थान है जिसको बनाया गया था। ऑप्शन एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1951 से 56 के बीच का मामला है ये, और इस समय अगर आप देखेंगे तो 56 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो एक नहीं टोटल 5 बनाए गए थे। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था? तो आप देख लीजिए फिर से वही, पहले तो आपको तारीख और डेट समझना पड़ेगा, 1951 से 56 के बीच में। तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। 1951 से 56 के बीच में एक संस्थान बना था, आपने सुना होगा, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो है 1956 में बना था। तो इस तरह से इसका आंसर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी, इसका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? इससे पहले हमने इसे चार्ट में देखा भी है। तो सिंचाई तो था नहीं यहाँ पे, सेवा क्षेत्र भी नहीं था, कृषि तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में था, तो सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर आंसर हमको ये लेना पड़ेगा, और विशेषकर किसमें? उद्योगों के बारे में। उद्योगों का तीव्र विकास यहाँ पे जो है इस सेकंड नंबर के 5 ईयर प्लान का लक्ष्य था। और इस समय हम देखेंगे तो 3 स्थानों पर पावर स्टील प्लांट खोला जाएगा, जिसमें से एक हमारे यहाँ भिलाई में भी खुला है, भिलाई स्टील प्लांट, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से खुला था ये। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ओडिशा में खुला था, राउरकेला में, ये जो है जर्मनी के सहयोग से खुला था। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में खुला था, और ये जो है आपका ब्रिटेन के सहयोग से खुला था। तो 3 पावर स्टील पावर प्लांट यहाँ पे खुले थे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर की बात हुई थी आपके सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो इसका आंसर सी जो है राइट होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा वर्ष योजनागत अवकाश है? प्लान्ड हॉलिडे की यहाँ पे बात हो रही है। शुरुआत के 2 पंचवर्षीय योजना में हमने लगातार अच्छा काम किया और एक अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था, जो आर्थिक वृद्धि दर है वो भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन हमको देखना होगा 1966 से 69 का जो दशक है, 1966 से 69 का जो समय है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके जस्ट पहले वाला जो काम हुआ था आपका 1962 में इंडो चाइना वार हो गया, 1965 में भारत पाक वार हो गया, और 1966 में जो है भयंकर अकाल पड़ गया था। और इसके कारण से जो लक्ष्य हमको निर्धारित करना था वो भी पूरा नहीं हो पाया। इसलिए क्या किया गया था? प्लान्ड हॉलिडे या योजना अवकाश लाया गया था 1966 से लेकर 1969, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी दौरान 1967 को भी आपको याद रखना है। हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ हमारा जमीन था और हमारे लोग थे, और ऐसे में जो है एक क्रांति का प्रारंभ किया गया, शुभारंभ किया गया, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। भारत देश में प्लान्ड हॉलिडे योजना अवकाश के दौरान ही हरित क्रांति का शुभारंभ किया गया था। नॉर्मन सी बोरलॉग नाम सुना होगा आपने, मैक्सिको के ये वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दुनिया में लाया गया, और हमारे यहाँ मिस्टर MS स्वामीनाथन, इनके द्वारा इसको अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए 66 से 69 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस समय जो है 3 वार्षिक योजनाएं चलेगा, एक एक साल का 3।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, पांचवी वर्ष की योजना के दौरान डीपी धर द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था। डीपी धर साहब जो हैं, जो 5वें नंबर का 5 ईयर प्लान है उसके मॉडल को देने वाले थे। इस दौरान एक कार्यक्रम था जिसमें गरीबी हटाओ, ये जो है इस पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था, गरीबी हटाओ। 5वें नंबर के 5 ईयर प्लान का जो मेन मोटो था वो था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जी की सरकार बन चुकी थी और इस समय डीपी धर साहब ने काम किया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्योंकि गरीबी का निर्धारण करना था इसलिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था कि कम से कम जीवन स्तर के लिए क्या चाहिए, इस बात के लिए यहाँ पे चर्चा की गई थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस दौरान कुछ और समितियां भी आई हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे कि एक समिति आया था चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति 1985 में आया था, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए आया था। ठीक है। इसके अलावा एक और समिति आपको दिख रहा है, गोईपोरिया समिति। इसका संबंध भी अगर आप देखें तो बैंक में ग्राहक सेवा से सुधार से ही था। कुछ समितियां हम देख लेते हैं जो पेपर में लगातार आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हन समिति, ये जो है अगर आप देखेंगे तो इसका भी संबंध जो है वित्त में सुधार से था और ये जो है 1991 में आया था। बस आपको इतना ही याद रखना है। और 1991 जब आ रहे हैं तो आपको याद रखना होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये लागू किया गया था। और इसी समय हम जानते हैं उदारीकरण की नीति आई थी आपका 1991 में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यहाँ पे सरकार भी थी, ये हमको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया। तो जब यहाँ पे 7वें 5 ईयर प्लान की हम बात करते हैं तो इस समय जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। इसका आप टाइम निकाल सकते हैं 1951 से लेकर पूरा योजना अवकाश को मिला करके। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आएगा कांग्रेस पार्टी, 40 का आंसर आएगा आपका ए। तो इस तरह से हमने आर्थिक नियोजन के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। लगभग ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में दिखते हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं और इसके अंदर के जितने भी मटेरियल्स हम हमारे सामने आए हैं उन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके आगे भी ये सीरीज लगातार बनी रहेगी और एमसीक्यू के माध्यम से हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।